नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था क्रिप्स मिशन के बारे में, उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तावों के बारे में। आज बढ़ेंगे हम उससे आगे, यानी कि वेबेल योजना और शिमला समझौता के बारे में। वेबेल योजना भारत में कब आई और क्या उसके प्रस्ताव थे, और इस योजना के असफल होने के क्या कारण थे, इसके आने के पीछे जो वास्तविक उद्देश्य थे वो क्या थे, तो आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसी भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने देखा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से अब किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के बैठक के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया 8 अगस्त को। कहां हुआ? यह हुआ बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया वो किया गया वर्धा में। तो कहां किया गया? वर्धा में, कांग्रेस की कार्य समिति के बैठक के दौरान। ठीक है, अगले महीने यानी कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया तो वो हुआ वर्धा में। जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह आंदोलन करने के मूड में है तो उन्होंने 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी जो मुख्य नेता थे। तो हुआ 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, गिरफ्तारी शुरू हुई। ठीक है, और इसी को कहा जाता है अगस्त क्रांति। इसी को कहते हैं हम अगस्त क्रांति। अक्टूबर 1943 में वायसराय ललितको का कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद वायसराय के रूप में आए लॉर्ड विस्काउंट वेबेल। ठीक है, तो कब आते हैं? 1943 में। 1943 और 44 में दक्षिण भारत में अकाल आ जाता है जिसमें लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यूरोप में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण भारत में महंगाई की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो अकाल पड़ा, अकाल के बाद महंगाई आई। ठीक है, महंगाई के बाद अव्यवस्था फैली। इतना सब होने के बावजूद भी वायसराय ने इन अव्यवस्था से बचने का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे जनता में असंतोष की भावना फैल जाती है। अब हम देखेंगे जो वेबेल योजना आई उसके क्या कारण थे। तो उसके कारण, पहला कारण यह है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के विरुद्ध भारत का सहयोग प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के विरुद्ध भारत का सहयोग प्राप्त करना, यह थी इस योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है,
इसके बाद दूसरा उद्देश्य यह था कि 1945 में चुनाव आने थे। 1945 में चुनाव होने थे, कहां? ब्रिटेन में, ठीक है। और ब्रिटेन में दो पार्टियां थी, ब्रिटेन में दो पार्टियां थी। एक थी मजदूर दल, जिसे हम लेबर पार्टी कहते हैं, लेबर पार्टी। इसके नेता थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। दूसरी पार्टी थी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, और इसके नेता थे चर्चिल, ठीक है। चुनाव होने हैं 1945 में और वेवेल आ जाते हैं 1943 में। 1943 से लेकर और 1945 तक इनके द्वारा भारत में कोई भी सराहनीय काम नहीं किया गया। जैसे ही ब्रिटेन में चुनाव की घोषणा हुई 1945 में, तो दोनों पार्टी सक्रिय हो जाती हैं। उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा की गई, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से यह घोषणा की गई कि अगर उनकी सरकार आएगी भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इस बात से चर्चिल के दिमाग में खलबली मच जाती है। अब चर्चिल ने भी चुनाव जीतने के उद्देश्य से वेवेल को कुछ योजना के साथ भारत भेजा। हालांकि उस दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एशिया में जापान के द्वारा अब भी संघर्ष चालू था। क्या द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टी थी, ध्रुवीय शक्तियां, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान थे। दूसरे थे मित्र राष्ट्र, इनमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। हालांकि यूरोप में जर्मनी और इटली के हारने के फलस्वरूप युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जापान अब भी मैदान में डटा था एशिया के फ्रंट पर। इसीलिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वेवेल योजना को भारत भेजा गया और उन्होंने कहा कि हम भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से एक प्लान लेकर आए हैं, एक योजना लेकर आए हैं। तो ये भी है संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से वेवेल प्लान भारत आता है। 14 जून 1945 को वायसराय वेवेल के द्वारा जो योजना प्रकाशित हुई उसे हम वेवेल प्लान या वेवेल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे वेवेल योजना के अंतर्गत। तारीख है 14 जून 1945। तो वेवेल वायसराय बनकर कब आते हैं? 1943 में। और प्लान कब लेके आते हैं? प्लान लेके आते हैं 1945 में। यानी कि 2 साल तक इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ जब चुनाव होने वाले थे 1945 में ब्रिटेन में, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल को यह लगा कि अब चुनाव में वो हार सकता है। मजदूर दल के नेता एटली ने एक मुद्दा बनाया भारतीय स्वतंत्रता का, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता का उससे सिंपैथी हो सकती है। इसी डर के कारण उसने एक प्लान बनाकर भेजा जिसे हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि सिर्फ ब्रिटेन में चुनाव जीतना और जापान के खिलाफ भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, सिर्फ 2 उद्देश्य हैं इस वेवेल योजना के। फिर भी देखते हैं हम कि इस योजना के क्या क्या प्रस्ताव थे। तो पढ़ेंगे हम प्रस्ताव। जब वेवेल ब्रिटेन से आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की कि मैं अपने थैले में भारतीयों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, लेकिन उस थैले में निकला कुछ नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी के रिहाई के अलावा। तो वेवेल ने भारतीय नेताओं से कहा,
ब्रिटिश सरकार भारतीयों की समस्या को हल कर सकती है, लेकिन उसके बदले में भारतीयों को भी जापान के खिलाफ ब्रिटेन का साथ देना होगा। तो समस्या का हल कब किया जाएगा? जब भारत जापान के खिलाफ ब्रिटेन का सहयोग देगा, तब समस्या का हल किया जाएगा। पहला प्रस्ताव है वेवेल के द्वारा, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन रक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तो पहला क्या है? तो पहला है केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो वेवेल के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, तो उस प्रस्ताव में कहा गया कि हम एक नई कार्यकारिणी परिषद यानी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठन करेंगे, जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा, यानी कि सिर्फ 2 ही पद गैर भारतीय होंगे, बाकी सदस्य सभी भारतीय होंगे। दूसरा प्रस्ताव क्या है? दूसरा प्रस्ताव यह है कि इस कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे। इसमें एक प्रतिनिधि दलितों का होगा और एक प्रतिनिधि सिखों का होगा, ठीक है। कुल सदस्य होंगे इसमें 14 सदस्यों में से 6 होंगे मुस्लिम, 6 होंगे हिंदू और वो भी सवर्ण, ठीक है। एक प्रतिनिधि होगा दलितों का और एक होगा सिखों का, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, ठीक है। तो पहला प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान यह है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका नई तरह से गठन किया जाएगा, जिसमें 14 सदस्य होंगे, जिसमें 2 पद गैर भारतीय होंगे। पहला पद वायसराय का और दूसरा पद कमांडर इन चीफ का, यानी कि सैन्य प्रमुख का। बाकी सदस्य 14 सभी भारतीय होंगे। दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि ये 14 सदस्य, जिनमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, यानी कि इसमें 6 सदस्य मुस्लिम होंगे, 6 सदस्य मुस्लिम होंगे, 6 सवर्ण हिंदू होंगे, 1 दलित होगा और 1 सिख होगा, ठीक है। तो 2 प्रावधान हो गए। तीसरे प्रावधान में कहा गया कि यह परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी, अंतरिम सरकार के समान होगी, यानी कि यह कार्यकारी परिषद जो अंतरिम सरकार होगी उसके समान होगी। और यह कब तक होगी? जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान बना नहीं लेते, तब तक कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार के समान मानी जाएगी। चौथा प्रावधान किया गया इसमें, गवर्नर जनरल अकारण यानी कि बिना बात के वीटो पावर यानी कि वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। तो अगला प्रावधान क्या है कि जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, वह वीटो पावर का बिना बात के प्रयोग नहीं करेगा और इस परिषद के सदस्यों के अनुरूप ही काम करेगा। अगला प्रावधान है इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेता, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता जो जेल में बंद हैं, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का
ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य यह बन गया कि भारत को स्वशासन देना होगा। अगला प्रावधान क्या है इसमें? अगला प्रावधान यह है कि भारत सचिव का जो नियंत्रण भारत पर कम से कम रहेगा और उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो भारत के हित में काम किया जाएगा। भारत सचिव का भारत पर नियंत्रण कम से कम होगा। प्रांतों में गवर्नर के स्थान पर उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव थे वेवेल योजना के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि एक नई परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी पद भारतीय होंगे। अब कितने होंगे? तो वो होंगे 14, जिसमें 6 सदस्य मुस्लिम समुदाय से आएंगे, 6 सदस्य सवर्ण हिंदुओं के होंगे, 1 सदस्य दलितों का होगा और 1 होगा सिखों का। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया कि मुसलमानों को सवर्ण हिंदुओं के बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। पढ़ेंगे हम शिमला समझौता। शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन, ठीक है, 25 जून से और 14 जुलाई तक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन, ठीक है, जिसमें सभी पार्टियों के लगभग 21 नेताओं ने भाग लिया। तो नेता कितने हैं? तो इसमें 21 नेता। 21 नेताओं में जो प्रमुख नेता हैं तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, खिजर हयात खां, अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख नेता हैं जिन्होंने शिमला सम्मेलन में भाग लिया। तो इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, हालांकि उस समय वह शिमला में ही थे। अब देखेंगे उन कारणों को जिनके द्वारा रायता फैलाया गया और इस योजना को असफल करार दिया गया, जिसमें पहला कारण है जिन्ना की हठधर्मिता। जैसा कि वेवेल योजना के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि केंद्र में कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम सदस्य सवर्ण हिंदुओं के बराबर होंगे, यह कहा गया। लेकिन यहां बात कहां बिगड़ती है? बात यहां बिगड़ती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि जितने भी सदस्य जाएंगे कार्यकारी परिषद में उनको मनोनीत करने का अधिकार होगा वो लीग का होगा, यानी कि जो 6 मुस्लिम सदस्य जाएंगे इस कार्यकारी परिषद में उनका मनोनयन लीग के द्वारा किया जाएगा। और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया। अब खारिज करने के पीछे क्या कारण है? तो कांग्रेस के जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं मुस्लिम हैं, है किसके? वो कांग्रेस के। लेकिन जिन्ना के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी इस परिषद में 6 मेंबर जाएंगे वो लीग के द्वारा चुने जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो लीग के तो है नहीं, वो कांग्रेस के। तो यानी कि वो इसका मतलब यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम होने के बावजूद भी इस कार्यकारी परिषद में शामिल नहीं हो सकते। और कांग्रेस के खिलाफ यह प्रचारित किया जाएगा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, यानी कि मुसलमानों की एकमात्र पार्टी सिर्फ लीग है। इस बात से यह प्रचार किया जाएगा। तो इस बात को कांग्रेस ने बिल्कुल खारिज कर दिया। दूसरा क्या है? वीटो पावर। दूसरा प्रस्ताव क्या है जिन्ना का? वीटो पावर। इस वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया सिर्फ मुसलमानों को। तो इसमें मुस्लिम उस वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को रोक सकते हैं। तो
उसके बाद वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। 2 प्रस्ताव हैं जिन्ना के द्वारा। भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं और मुसलमानों की संख्या थी उस समय 25%, और 25% होने के बावजूद भी उनको हिंदुओं के बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। यानी कि 6 इनके हैं और 6 उनके हैं। ठीक है, तो कांग्रेस ने कहा कि हमें चलो ये भी मानने हैं, चलो कैसे भी इनका फंड कटे। ये संवैधानिक गतिरोध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो मनमुटाव चल रहा है, वो किसी प्रकार खत्म हो। हम स्वीकार कर लेंगे कि मुसलमान बराबर हों अल्पसंख्यक होने के बावजूद। ठीक है, लेकिन जिन्ना के द्वारा जो अवैध मांग है हम उसे बिल्कुल खारिज करते हैं, और इसी के आधार पर यह वेवेल योजना पूरी तरह असफल करार कर दी गई थी। जिन्ना की 2 मांगों के आधार पर वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को इस योजना को असफल करार दे दिया। आज बढ़ा हमने वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।